हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम, जहां पर हम एसआरसीसी ग्रेजुएट्स आपके लिए लेकर आते हैं 11th 12th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स की इन डिटेल वीडियोस। तो बेटा मैं ऑलरेडी आपको 11th की बिजनेस स्टडीज की चैप्टर 1 करा चुकी हूँ। चैप्टर 2 का पार्ट 1 आ चुका है, आप ऊपर देख सकते हो। चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 ये रहने वाला है, जहां पे आज हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से अपने क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया था, जिसमें मैंने तुम्हें क्या बोला था कि एक सिंगल ओनर होता है, वो बेचारा अकेला ज्यादा पैसे लगा नहीं पाता है, अकेला ज्यादा मैनेजरियल स्किल्स उसके पास होते नहीं है, तो जितना वो काम करता है उतना वो पैसा कमाता है, अकेला सारा प्रॉफिट अर्न करता है, अकेला सारा रिस्क बियर करता है। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप में और सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें, जो कि मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था, उसमें एक पूरी हिंदू फैमिली होती है जो एक बिजनेस रन करती है। जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है वो हेड होता है, जिसको हम कर्ता बोलते थे, जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, और बाकी सारी मेंबर्स जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं उनका इक्वल ओनरशिप राइट होता था। उन सबको को पार्सनर्स बोला जाता था और उन सबकी लिमिटेड लायबिलिटी होती थी। एक बच्चा जन्म से ही जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर बन सकता था। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में करी है, जो मैंने अभी तुम्हें कंक्लूड करके एक समरी बताई है। आई होप तुम्हें वो दोनों चीजें अच्छे समझ आई होंगी। अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है तुम कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछ सकते हो, हम कमेंट सेक्शन में सारे डाउट्स का रिप्लाई जरूर करने वाले हैं। अगर तुम्हें नोट चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे तुम्हारे चैप्टर लिखो, क्लास का नाम लिखो, फाइल्स के सेक्शन में जाके तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे नोट्स भी। ठीक है, आज हम करने वाले पार्टनरशिप वाले फॉर्म से स्टार्ट, कि पार्टनरशिप क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो, तो अब अपने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में ना एक सिंगल इंसान ही बिजनेस करता था। अब वो सिंगल इंसान को ज्यादा अकल भी नहीं हो सकती थी, ज्यादा टाइम भी नहीं होता था, ज्यादा पैसा भी नहीं होता था, तो वो छोटा ही बिजनेस कर पाता था। बट अगर मुझे थोड़ा सा बड़े लार्ज स्केल पे बिजनेस करना हो तो मैं क्या करूंगी, अकेली बिजनेस नहीं करूंगी, मैं अपने साथ कुछ एक पार्टनर्स को लेकर आऊंगी जो मेरे साथ काम भी कराएंगे, मेरे साथ डिसीजन मेकिंग भी करेंगे, मेरे साथ प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, मेरे साथ लॉस भी शेयर करेंगे और मेरे बिजनेस में पैसा भी लगाएंगे। तो जब भी हम एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, ऐसा नहीं कि हजारों लोग, एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग जब मिलकर बिजनेस करते हैं, लेकिन हाँ एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, वो सारे मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, पैसा भी लगा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, काम कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्मेट ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पर्सन, देखो मैंने क्या बोला, मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए, सो दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं टू कोऑपरेट। ठीक है, टू कोऑपरेट टू एडवांस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, अपने जो भी उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब बेटा जितने भी लोग पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं उन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, वो सब लोग कॉमन एक ही बिजनेस के ऊपर काम कर रहे होंगे और कॉमन मिलकर एक ही बिजनेस को ग्रो करने में इंटरेस्ट रख रहे होंगे। ठीक है जी, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंप्रूवमेंट ओवर द सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की इंप्रूवमेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा पैसा लगाएंगे। ठीक है ना, वेरिड प्रोफेशनल्स होंगे, ज्यादा लोग होंगे तो उनका मैनेजरियल स्किल ज्यादा होगा, उनको अकल ज्यादा होगी, वो डिसीजन ज्यादा अच्छे से लेंगे, ज्यादा पैसा लगाएंगे और वो सारे मिलके रिस्क शेयर करेंगे। तो किसी एक बंदे के गले में सारा फंदा नहीं आएगा, वो सारे मिलकर जो है लॉस शेयर करने वाले हैं। ठीक है, सो प्रोप्राइटरशिप जो है, सॉरी पार्टनरशिप जो है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप से एक बेटर फॉर्मेट ऑफ बिजनेस हमें इस सेंस में देखने को मिलता है। डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, बेटा जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली जो मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम्हें याद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जो पार्टनरशिप होता है ना, इसको ना हमें इंडिया के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। इट्स नॉट कंपल्सरी बट हम रजिस्टर करवा लेते हैं, विच इज व्हाई ना पार्टनरशिप की जो है हमें एक डेफिनेशन देखने को प्रॉपर मिलती है। ठीक है, वो हमें पार्टनरशिप डेफिनेशन कौन देता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देता है 1932 का। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर हम चाहें तो, अगर हम रजिस्टर करवाएं तो इसके अंदर कराना पड़ता है। तो इस एक्ट ने हमें डेफिनेशन बताई है पार्टनरशिप की। ठीक है, सो ये एक्ट क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। कहते हैं देखो कि वो सारे लोग जो एक बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने को तैयार हैं, उन सबके बीच में अगर मैं एक रिलेशन बना दूं, वो रिलेशन क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। अब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहां से ना बेटा मुझे दो तीन चीजें समझ आती है, जिसको मैं एक एक करके तुम्हें समझाती हूँ। सबसे पहली चीज बोली गई है यहाँ पे कि हमें बहुत क्लियरली बोला गया एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि तुम्हारे बिजनेस में अगर कोई भी इंसान काम कर रहा है लेकिन वो तुम्हारे प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं है, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस में अगर कोई काम कर रहा है पर वो तुम्हारे प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं है, तो वो तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो तुम्हारे प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होते, वो तुम्हारे एम्प्लॉइज है तो वो सैलरी ले रहे हैं, तो बिजनेस में काम तो कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पार्टनर है। अगर वो प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं है
तो वो पार्टनर नहीं है, वो जस्ट एक एम्प्लॉय है, ठीक है। सो किसी को पार्टनर बनाने के लिए उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज, मैम सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सेदारी देनी पड़ेगी क्या? मैम प्रॉफिट के साथ साथ अगर कभी लॉस होगा तो क्या लॉस में हिस्सेदार नहीं होगा? क्योंकि डेफिनेशन में लॉस का नाम तो नहीं लिया, और डेफिनेशन दे भी कौन रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि सरकारी है। तो सरकारी डेफिनेशन में लॉस नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? सो देखो बेटा, वो सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट में हिस्सा होना जरूरी है, पर उन सभी पार्टनर्स का लॉस में हिस्सा होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सभी पार्टनर्स में ना एक टाइप ऑफ पार्टनर आता है जो होता है माइनर। माइनर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, माइनर कौन होता है? जो लेस देन बिलो 18 होता है, बिलो 18 ईयर ऑफ एज होता है। बेटा अगर तुम्हें किसी माइनर को बिजनेस में पार्टनर बनाना है, तुम बना सकते हो, सर्वसहमति से बना सकते हो, पर माइनर प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा सिर्फ और सिर्फ, लॉस में वो हिस्सेदार नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला भैया, सारे लोग मिलकर अगर एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उन सबको प्रॉफिट में हिस्सेदार होना तो जरूरी है, पर जरूरी नहीं है वो सारे लॉस में हिस्सेदार होंगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके का पार्टनर ऐसा होता है जो लॉस में हिस्सेदार नहीं होता। वो कौन सा पार्टनर होता है? वो माइनर होता है। अगर तुम मेजर हो, अगर तुम माइनर नहीं हो, अगर तुम 18 साल के ऊपर हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सेदारी होगा। पर अगर तुम 18 साल से नीचे हो और बिजनेस में पार्टनर बन जाते हो तो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी, तुम्हारी लॉस में हिस्सेदारी नहीं होगी, ठीक है। तो इसी वजह से डेफिनेशन जो है लॉस को यहाँ पे कंसीडर नहीं करती, सिर्फ प्रॉफिट बोलती है कि प्रॉफिट में हिस्सेदार होना जरूरी है। दूसरी चीज, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि तुम्हारा जो पार्टनरशिप में जो बिजनेस है, ठीक है, देखो हम यहाँ पे समझते हैं। तो पार्टनरशिप में कहते हैं कि जो बिजनेस है ना भैया, इस बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो तो सब लोग शेयर करेंगे, वो तो सब लोग लेंगे। जो लॉस है उसमें क्या होगा? ऑल एक्सेप्ट माइनर। लॉस में सारे हिस्सेदार होंगे पर माइनर हिस्सेदार नहीं होगा। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से तो नहीं होता ना, यू हैव टू ऑल्सो वर्क इन द बिजनेस, यू हैव टू ऑल्सो वर्क इन द बिजनेस। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि सब लोग काम करें या सब लोग एक्सेप्ट माइनर काम करें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 10 लोग पार्टनर हो सकते हैं पर काम कोई एक कर रहा है, पॉसिबल है। 10 लोग पार्टनर हो सकते हैं और 10 के 10 लोग काम कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। तो जब काम करने की बात आती है तो सब लोग काम करें, ये भी पॉसिबल है। कोई कुछ एक लोग काम करें, अ फ्यू ऑफ देम, कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग काम नहीं कर रहे बिजनेस में, ये भी पॉसिबल है। या फिर एनी वन, कोई एक काम कर रहा है सिर्फ बिजनेस में, बाकी लोग काम कर ही नहीं रहे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। सो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट तो सब लोग शेयर करेंगे पार्टनरशिप में बिजनेस का, लॉस सारे शेयर करेंगे एक्सेप्ट द माइनर। माइनर लॉस में हिस्सेदारी नहीं करेगा। और जब तक काम करने की बात आती है तो चाहे तो सारे मिलके काम कर लो, ये भी हो सकता है। कुछ एक लोग काम कर लो, 10 में से 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग नहीं आते भाई, दुकान पे नहीं आते बैठने, उनकी मर्जी, नहीं आते कोई बात नहीं। या कोई एक आ रहा है, 10 के 9 लोग घर पे बैठे हैं, बस एक ही बंदा काम करता है बिजनेस में, प्रॉफिट सारे खाते हैं, लॉस में शेयर सारे करते हैं एक्सेप्ट माइनर, तो ये भी हो सकता है। तो या तो सारे लोग काम करें या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो क्या बोला है, कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम, या तो सब लोग काम करें, इट्स ओके, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि कोई एक बंदा काम कर रहा है जो सबके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। तो इट्स नॉट कंपलसरी कि सब लोग मिलके काम करेंगे। तो ये होती है हमारी पार्टनरशिप की फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होने हमारे पास कंपलसरी है, ठीक है। अब फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, अगर फॉर्मेशन की बात करें तो भैया एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्ट का नाम लिखना याद करना कंपलसरी है, याद करना पड़ेगा। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स अगर मिलकर एग्रीमेंट कर लेंगे तो उनके एग्रीमेंट के बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म फॉर इट्स फॉर्मेशन इज नॉट कंपलसरी। तो जैसे मैंने बोला था भैया, अगर रजिस्टर करवाना है तुम्हारी मर्जी है, करा सकते हो, आईपीआर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सॉरी के अंडर तुम करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कराना है तो करा लो, अगर नहीं कराना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत कराओ, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। लायबिलिटी, तो भैया जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं हमारे बिजनेस में, हमारे सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है भैया वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म डूबेगी तो हमारे जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को यूज किया जाएगा फर्म की लायबिलिटी को पे बैक करने के लिए। रिस्क बियरिंग, तो भैया सब लोग मिलकर जो है रिस्क बियर करते हैं, सब लोग जो है जिस रेशो में, ठीक है, जिस रेशो में, देखो, if a business sustains loss then the partners share the loss in the same ratio in which they share the profit। जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं सेम रेशो में वो लॉस भी शेयर करेंगे। माइनर नहीं करता होता, बाकी सब करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल सब लोग मिलकर कर सकते हैं या फिर कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लेकिन जितने भी जो है म्यूचुअल कॉन्सेंट से होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि सब लोग मिलकर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये सबने मिलकर एक बंदे को दे दिया कि भाई तू देख ले, तू ही कर सारा काम, वो भी पॉसिबल है, लेकिन सबके म्यूचुअल
कंसेंट से होना चाहिए, सब लोग की हाँ होनी चाहिए जब भी तुम कोई डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, डिसीजन जब भी कोई ले रहे हो। कंटिन्यूटी, एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, ल्यूनेसी, मैडनेस एंड इंसॉल्वेंसी। टेक्निकली कुछ भी, अगर किसी भी एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो जो कंटिन्यूटी ऑफ द फर्म है वो भी अफेक्ट होती है। अगर किसी भी एक पार्टनर को कुछ भी हो जाता है तो जो फर्म है उसकी कंटिन्यूटी अफेक्ट होती है, यानी कि फिर फर्म जो है एज इट इज कंटिन्यू नहीं रह सकती। लेट्स से अगर 10 पार्टनर थे, कोई एक छोड़ के जाना चाहता है या किसी एक की डेथ हो गई या फिर किसी एक ने, मतलब जो भी उसका रीजन हो गया, एनी रीजन इन दिस वर्ल्ड, अगर कोई एक बंदा एग्जिट करना चाहता है तो बाकी के 9 लोगों को दोबारा से जो है अपना क्या कहते हैं एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। 9 लोगों को दोबारा से डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू, अगर वो 9 के 9 लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको एक नए एग्रीमेंट के अंदर से कंटिन्यू दोबारा से करना पड़ेगा। तो अगर कोई एक जाता है तो कंटिन्यूटी इफेक्ट होती है, बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाता, दोबारा से एग्रीमेंट बनाना पड़ता है बिजनेस को शुरू करने के लिए। ठीक है, अगली चीज आती है हमारे पास मेंबर्स की, कितने मेंबर्स भैया जी हमारे पास होने चाहिए। सो देखो मेंबर्स हमारे पास होंगे एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 50 होने चाहिए एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, 2 से 50 की इसकी लिमिट है पार्टनरशिप की। म्यूचुअल एजेंसी, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। अब देखो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन का क्या मतलब है, ईच पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है, म्यूचुअल एजेंसी अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे तुम अच्छे से प्लीज समझ लेना, इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट देखो बेटा हमें क्या बोलता है, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है। तो म्यूचुअल एजेंसी का देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, और प्रिंसिपल भी है। इसका तुम सिंपल मतलब ऐसे समझ सकते हो कि मालिक और नौकर, एक तरीके से ऐसा लगा सकते हो। ठीक है, हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। इसका क्या मतलब है, देखो जो प्रिंसिपल होता है उसके बिहाफ पे एजेंट काम करता होता है। अगर जो प्रिंसिपल है वो दूसरे के एजेंट के सॉरी जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता होता है। ठीक है जी, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। अब इसमें होता क्या है, लेट्स से अगर मेरी दुकान है, मैंने अपनी दुकान के किसी नौकर को बोला कि यार जा जाके जो है उससे पैसे पकड़ के लेकर आ, या जा जाके उसको ये पैसे देकर आ, या जा मेरा ये काम करके आ। अब जो मेरा एम्प्लॉय गया है वो मेरे बिहाफ पे काम करने गया है, अगर वो किसी के साथ फ्रॉड करके आता है, कुछ करके आता है, तो उसकी जिम्मेदार वो जितना है उससे ज्यादा मैं हूं, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे काम करने गया था। अगर मैंने उसको बोला जाके पैसे दे के आ, ठीक है, वो कुछ फ्रॉड करके आ गया तो उसकी जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे गया था। तो जो एजेंट है वो बिहाफ किसके, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, और बोला गया है हर एक पार्टनर एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। तो लेट्स से देयर आर 2 पार्टनर्स, लेट्स से देयर आर 2 पार्टनर्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ए और बी दोनों जो है वो पार्टनर्स हैं। तो अगर ए ने कोई फ्रॉड किया, अगर ए ने कोई फ्रॉड किया तो ए जो है वो एक तरीके से एजेंट है, और वो किसके बिहाफ पे फ्रॉड कर रहा है, बी के बिहाफ पे फ्रॉड कर रहा है, बी प्रिंसिपल है। तो यानी कि अगर ए डूबेगा वो बी को साथ में लेके डूबेगा, अगर ए डूबेगा तो वो बी को साथ में लेके डूबेगा। ऐसे केस में अगर ए ने फ्रॉड किया तो ए इज द एजेंट, बी इज द प्रिंसिपल। तो ए ने बी के बिहाफ पे किया है, हम ऐसा बोलते हैं पार्टनरशिप में कि भैया ये भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया है, दोनों को पकड़ोगे। दूसरी साइड पे अगर मिस्टर बी ने कोई फ्रॉड किया है, अगर मिस्टर बी ने कोई फ्रॉड किया है तो मिस्टर बी जो है ऐसे केस में वो एजेंट कहलाएंगे और बोला जाएगा कि उन्होंने मिस्टर ए के बिहाफ पे जो है फ्रॉड किया है, तो मिस्टर ए को भी पकड़ो। तो सिंपल भाषा में कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे अगर ये फ्रॉड करे तो ये तो फंसेगा, इसको साथ लेके डूबेगा, अगर ये फ्रॉड करे तो ये तो डूबेगा, इसको साथ लेके डूबेगा। तो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दोनों में से कोई भी पार्टनर फ्रॉड करे, दोनों में से कोई भी पार्टनर कोई गलती करे, या 10 पार्टनर हैं तो कोई बात नहीं, 10 के 10 में से कोई एक पार्टनर भी अगर फ्रॉड करे, कोई गलती करे, तो बोला ये जाएगा उसने बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे ये गलती करी है। तो सिर्फ उसने गलती नहीं करी, सिर्फ उसने फ्रॉड नहीं किया, वो सारे पार्टनर्स को साथ में लेकर के डूबेगा। वो एक पार्टनर सबको साथ में अपने साथ फ्रॉड के केस में अंदर कराएगा। तो एजेंट और प्रिंसिपल वो खुद भी दूसरे के बिहाफ पे फंसेगा और वो अपना गलत काम करके दूसरे को भी फंसाएगा। अगर इसने गलत काम किया तो दूसरे को फंसाएगा, अगर दूसरे ने गलत काम किया तो ये भी फंसेगा। इसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअल एजेंसी की हर एक पार्टनर एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, खुद गलती करेगा दूसरे को फंसाएगा, दूसरा गलती करेगा तो खुद भी फंसेगा।
एजेंट एंड प्रिंसिपल दोनों चीजें हैं। इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर जी, इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ठीक है। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, अब आ गया मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक हमने पार्टनरशिप के बारे में क्या पढ़ा है, तो अभी तक हमने पार्टनरशिप के बारे में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 मेंबर होने चाहिए। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। कौन से एक्ट के अंडर होती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है, मर्जी है, कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो नहीं कराओ। हर एक पार्टनर एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है बाकी पार्टनर्स का। तो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो एग्जिस्ट करता है, और हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कोई भी पार्टनर का अगर बिजनेस में कुछ भी दिक्कत होती है तो हर एक पार्टनर का पर्सनल एसेट भी जो है दांव पे लग जाएगा। एंड पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सेदार होना जरूरी है, लॉस में माइनर हिस्सेदार नहीं होता, बाकी सारे पार्टनर हिस्सेदार होते हैं। एंड लास्टली, एक पार्टनरशिप फर्म में चाहे सारे पार्टनर मिलके काम करें तो भी ठीक है, चाहे कुछ एक पार्टनर काम करे बाकी ना करे तो भी ठीक है, चाहे सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक बंदा काम करे बाकी सारे घर पे बैठे मस्त मजे करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं आगे पार्टनरशिप के मेरिट्स के ऊपर। पहला मेरिट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगेन जैसे हमने बोला था सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर तुमने देखा है मेरा वीडियो तो, कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ना उसको शुरू करना और उसको बंद करना बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हमें नहीं करनी होती। ऐसा नहीं है कि हमें सरकार से 10 तरीके की परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें भी ऐसा ही है कि दुकान का शटर खोलोगे तो दुकान खुल गई, दुकान का शटर बंद करोगे दुकान बंद हो गई, सिंपल बात, ठीक है। तुम्हें अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो तुम करा सकते हो, वो भी बहुत आसानी सा छोटा सा लीगल प्रोसीजर होता है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। अगर नहीं भी करा रहे रजिस्ट्रेशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तुम्हें इलीगल घोषित नहीं करेगी, रजिस्ट्रेशन मत कराओ तो भी ठीक है, ठीक है। तो अगली चीज आती है मेरे पास बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स है, सारे पार्टनर्स साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से डिसीजन लिया जाता है, तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क सारे पार्टनर्स आपस में मिलकर शेयर करते हैं एक्सेप्ट फॉर द माइनर, वो मैं बता चुकी हूँ। सीक्रेसी भी रहती है, क्यों, क्योंकि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होंगे जितने पार्टनर्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि हजारों लोगों को बताई जा रही है, लाखों लोगों को तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में पूरी दुनिया को बताया जाता है, कंपनी की वेबसाइट पे ऑफिशियली, कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इनकम कितना, एक्सपेंडिचर कितना, सब बताना कंपलसरी होता है सरकार की तरफ से। लेकिन पार्टनरशिप के केस में तुम अपने 2 से लेके 50 पार्टनर ही तो हो, अपना आपस में सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर दो, बाहर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ भी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। मोर फंड्स, तो अगर तुम सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देखो तो उसमें अकेला बंदा ही ज्यादा पैसे नहीं लगा सकता, यहाँ पे अप टू 50 लोग हो सकते हैं, 50 लोगों से पैसा लेके तुम लगा सकते हो, जो कि करोड़ों में बन सकता है। तो अच्छा खासा पैसा हम यहाँ पर जो इकट्ठा कर सकते हैं पार्टनरशिप के केस में, ठीक है। डीमेरिट्स क्या होंगे, हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। बेटा अगर तुमने अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं समझा है अभी तक तो प्लीज पहले पिछली वीडियो से जाके समझ लेना, बहुत डिटेल में मैंने समझाया, बहुत ज्यादा डिटेल में, सो प्लीज पहले वो सुन लेना, क्योंकि आगे हर जगह पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हमने बोला था कि जो ओनर है उसका पर्सनल एसेट को यूज किया जाएगा या यूज नहीं किया जाएगा बिजनेस के डेट को पे करने के लिए। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो मतलब बिजनेस के डेट को पे करने के लिए, अगर बिजनेस के एसेट फुलफिल नहीं कर पा रहे बिजनेस के डेट को, अगर बिजनेस के एसेट खत्म हो गए तो बिजनेस के डेट को पे करने के लिए क्या होगा, पार्टनर्स के, ओनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है, उनको गिरवी रखा जा सकता है, उनको बेच के पैसा निकाला जा सकता है। तो आपके पर्सनल एसेट्स भी यहाँ पर दांव पे लगते हैं अनलिमिटेड के केस में, ठीक है। सो लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड दे आर लायबल इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली। सारे पार्टनर्स इंडिविजुअली भी लायबल है एंड जॉइंटली भी एज अ पार्टनरशिप फर्म भी लायबल है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पहले हमने बोला ज्यादा रिसोर्सेज तो है, क्योंकि कहाँ सोल प्रोप्राइटर एक बंदा, पार्टनरशिप अप टू 50 लोग, ज्यादा रिसोर्सेज तो है पर लिमिटेड है, लिमिटेड टू रिसोर्सेज ऑफ ओनली 50 मेंबर्स। अगर 50 मेंबर्स थे, 50 मेंबर्स ने मिला के सिर्फ लेट्स से 2 CR 2 करोड़ इकट्ठा कर पाए, उससे ज्यादा नहीं कर पाए, तो 2 करोड़ की लिमिट हो गई ना, है ना, क्योंकि 50 के बाद और तो मेंबर तुम बना ला नहीं सकते पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है ना। सो तुम्हें अगर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो पार्टनरशिप उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, सिर्फ 50 ही लोगों का पैसा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब जितने ज्यादा लोग डिसीजन लेंगे, जितने ज्यादा लोग अपना जो है रखेंगे, अपना मत रखेंगे कि भैया मुझे तो ये करना है, उतनी ज्यादा लड़ाई के चांसेस ज्यादा होते हैं। पार्टनरशिप में मोस्ट ऑफ द टाइम लड़ाइयां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर कोई एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो बाकी सारे पार्टनर्स को मिलकर दोबारा से एग्रीमेंट करना पड़ता है, दोबारा से डिसाइड करना पड़ता है कि हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कैसे करना चाहते हैं। तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, वहां पे स्टॉप करना पड़ता है और दोबारा से एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, देखो पब्लिक कॉन्फिडेंस ना यूजुअली पार्टनरशिप में नहीं होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड
टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स। तो देखो जैसे मैंने बोला, एक जो कंपनी है, कंपनी को अपनी वेबसाइट पे ना दिखाना पड़ता है हर साल, कंपलसरी है सरकार के द्वारा कि तुम्हें अपनी वेबसाइट पे दिखाना पड़ेगा तुमने कितने पैसे कमाए, कितना लॉस, इनकम, सब कुछ। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। तुमने किसी के साथ फ्रॉड भी किया हो, इनकम कितनी है, जो भी है वो तुम्हारे अंदर सीक्रेट रहेगा, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि तुमने किसी को बताया नहीं, तो इसलिए लोगों को जो है, पब्लिक को ना कई बार ट्रस्ट नहीं होता। हमें पता ही नहीं इस कंपनी में क्या चल रहा है, इस बिजनेस में, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मुझे पता ही नहीं। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। सो विच इज वाई पार्टनरशिप में ऐसा ये बोल रहे हैं कि कई बार पब्लिक को जो है ट्रस्ट थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये हो गए इसके डीमेरिट्स। तो मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप में कि थोड़े से तो ज्यादा लोग हैं, तो ज्यादा लोग मिलकर अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे, थोड़ा ज्यादा पैसा लग पाएगा। ठीक है, अच्छी चीज है। लेकिन इसमें जो दिक्कत क्या है कि सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और ज्यादा लोग है तो कंफ्लिक्ट भी होगा एंड लिमिटेड रिसोर्स भी होगा। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉब्लम्स भी पार्टनरशिप में है। मेन चीज जो तुम्हें पार्टनरशिप में याद रखनी है, 2-3 पॉइंट मैं मेन बता रही हूँ। 2 to 50 मेंबर्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विद नाम विद ईयर याद होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। माइनर पार्टनर बन सकता है पर सिर्फ प्रॉफिट में, लॉस में नहीं बन सकता। जितने भी पार्टनर है सारे प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए। द बिजनेस शुड कंटिन्यूड बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला एक और कॉन्सेप्ट है, आई थिंक मैंने समराइज किया है कि नहीं, एक वो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारे मेजर फीचर्स हैं पार्टनरशिप के बारे में जो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और जैसे ही कोई बोले कि ये पार्टनरशिप है, तुम्हारे दिमाग में सारे फीचर्स आ जाने चाहिए कि भैया मैंने ये सारे फीचर्स पार्टनरशिप के बारे में पढ़े हुए हैं। ये ऐसा बिजनेस फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब मेन पार्ट आता है मेरे पास जो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, विच इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब यहीं पर जो है वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा आता है, बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पर वो आता है कि भैया ऐसा क्यों होना चाहिए कि सब लोग काम कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, कोई सब लोग नहीं कर रहे, कोई एक बंदा भी सबके बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि देखो कुछ लोग ना बिजनेस में ना पार्टनरशिप में क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ पैसा लगा रहे होते हैं। वो मतलब देखो लेट्स से 2 लोग हैं, ठीक है, मैं गरीब हूँ, मेरा दूसरा पार्टनर अमीर है, तो मैं बोलूंगी यार मैं पैसा तो नहीं लगा सकती, मैं काम कर सकती हूँ। मेरा पार्टनर बोलेगा ठीक है मेरे पास काम करने का टाइम नहीं है, मैं पैसा लगा देता हूँ। तो उसने पैसा लगाया, मैंने टाइम लगाया, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बंदा बिजनेस में सिर्फ अपना पैसा लगा रहा है, टाइम नहीं दे रहा, और क्योंकि उसने पैसा लगाया है तो प्रॉफिट का शेयर तो मुझे उसको देना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। अच्छा, कई बार ये हो सकता है कि मैंने किसी सेलिब्रिटी को बोला कि ना तू सेलिब्रिटी है, ठीक है, अगर तू मेरे बिजनेस में आएगा तो मेरे बिजनेस का नाम होगा, तो तू ऐसा कर, तू मेरे बिजनेस में आ जा, काम मत कर, कोई बात नहीं, तू मेरे बिजनेस में आ जा। ठीक है, मैं तुझे कुछ एक पैसा देता रहूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन तू दुनिया को बस इतना बता दे कि भाई हाँ तू मेरे बिजनेस में है, चाहे तू मेरे बिजनेस में कुछ भी नहीं कर रहा, चाहे तू मेरे बिजनेस में कुछ नहीं कर रहा, बट मैं अपने बिजनेस में तेरा नाम यूज करना चाहता हूँ क्योंकि तू सेलिब्रिटी है। तो अगर तू सेलिब्रिटी है, तेरा नाम अगर मेरे बिजनेस के साथ जुड़ेगा तो मेरे बिजनेस का भी नाम होगा। ठीक है ना। तो अच्छा, ऐसे ये हो सकता है कि लेट्स से कोई मेरा पार्टनर नहीं है, कोई मेरा पार्टनर है तो नहीं, पर दुनिया को ना देख के लग रहा है कि ये सारा दिन ना, लेट्स से हम 3 लोग हैं, 3 में से 2 ही लोग पार्टनर है, पर तीसरा हमारा दोस्त है या मेरा भाई है, वो सारा दिन हमारे साथ ही होता है। तो एक्चुअल में वो मेरा पार्टनर है नहीं, पर क्योंकि वो मेरे साथ रहता है सारा टाइम, तो दुनिया को लगने लग गया कि ये मेरा पार्टनर है। तो ये हो सकता है। ठीक है, या दुनिया ने उसको पूछ लिया कि भाई तू इनके साथ रहता है सारा दिन, क्या तू पार्टनर है? उसने हमें झूठ मूठ बोल दी कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, वो भी हो सकता है हमारा पार्टनर। तो ऐसे ऐसे बेसिस पे बेटा हमारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बनते हैं। ठीक है, और उनको समझना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बहुत डिटेल में समझाऊंगी, आसान तरीके से समझाऊंगी, एंड इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना, लिख के ले लो। तुम्हारे अगर यूटी में आ रहा है तो यूटी में आएगा, मिड टर्म में आ रहा है तो मिड टर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइनल में आ रहा है तो फाइनल में इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई ना कोई एक टाइप ऑफ पार्टनर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा पूछा जाएगा वो भी बताऊंगी। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर, सबसे पहला वो बंदा जो दिन रात काम करता है। मैंने बोला ना, या तो सब लोग काम करे या कोई एक बंदा जो सबके बिहाफ पे काम करे। तो जो बंदा काम कर रहा है बिजनेस में, जो दिन रात काम करता है, सुबह से लेकर रात तक, जो एक्चुअल में मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, डिसीजन लेता है, सारे काम करता है सुबह शाम, उस बंदे को क्या बोला जाता है? एक्टिव पार्टनर। कि वो बिजनेस में एक्टिवली हर दिन काम करता है, एक एम्प्लॉय की तरह है, वो भी सुबह आता है शाम को जाता है, काम करता है। दूसरा होगा स्लीपिंग पार्टनर। ये खुद बिजनेस में कोई काम नहीं करता, खुद बिजनेस में आता ही नहीं है, दुकान पे आके देखता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस महीने के एंड में आता है कि भैया मुझे मेरा प्रॉफिट का शेयर दे दो, दैट्स इट। ठीक है, तो स्लीपिंग पार्टनर यूजुअली वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस में सिर्फ पैसा लगा रखा है काफी सारा। एक्टिव पार्टनर वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसा कम लगाया होता है और अपना, जैसे मैंने बोला कि हम 2 लोग हैं, मैं गरीब हूँ वो अमीर है, तो उसने बोला मैं पैसा लगाऊंगा, तू काम करती रहे, तू टाइम अपना लगा, तो मैं अपना टाइम लगाती हूँ, तो मैं एक्टिव पार्टनर हूँ। उसने सिर्फ पैसा लगाया,
और अपना घर पे सोता है मस्त जाके, तो वो स्लीपिंग पार्टनर है, क्योंकि उसने पैसा लगाया, प्रॉफिट तो मुझे देना पड़ेगा, शेयर तो देना पड़ेगा। तो स्लीपिंग या फिर स्लीपिंग पार्टनर का ही एक और नाम है डोरमेंट पार्टनर भी मैं उसको बोल सकती हूँ। एक्टिव पार्टनर का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग पार्टनर भी मैं उसको बोल सकती हूँ। ठीक है, अगला मेरे पास आता है सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर कौन है? अब सीक्रेट पार्टनर ना देखो, जैसे मैंने जैसे बोला कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, तो मैंने बोला कि तू अगर मेरे बिज़नेस में काम ना भी कर, बस मुझे अपना नाम यूज़ करने दे दे, तो वो एक तरीके का पार्टनर हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है कि तू मेरे बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिज़नेस में काम करो, पर तुम्हारा नाम, तुम्हारी इमेज दुनिया में अच्छी नहीं है। तो मैं कहती हूँ तुम ऐसा करो, तुम छुप-छुप के काम कर लो मेरे बिज़नेस में, पार्टनर तो रहो, पर दुनिया के सामने मत आओ। दुनिया को ये मत बताओ कि तुम मेरे पार्टनर हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं है दुनिया में, ठीक है? तो अगर तुम मेरे पार्टनर बनोगे, दुनिया को ना अच्छा नहीं लगेगा हमारा बिज़नेस, और दुनिया शायद हमारे बिज़नेस से कुछ खरीदेगी नहीं, हमारा बिज़नेस शायद चल नहीं पाएगा। तो मेरे लिए तो तुम इम्पोर्टेंट हो, कोई बात नहीं, तुम मेरे बिज़नेस में काम करो, ठीक है? मेरे बिज़नेस में आओ, बैठो, पर दुनिया को मत बताना कि तुम मेरे पार्टनर हो। तो सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, चुपचाप बिज़नेस में काम भी करते रहो, ठीक है? फिर आते हैं नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? वो सेलिब्रिटी, जैसे मैंने बोला कि तुम मेरे बिज़नेस में आओ मत, मेरे बिज़नेस में काम मत करो, पैसा मत लगाओ, पर मुझे अपना नाम यूज़ करने दो, क्योंकि तुम्हारा नाम यूज़ करने से मेरे बिज़नेस का चाँदी ही चाँदी होगा। मैं बदले में तुम्हें पैसा दूँगी, ऑब्वियसली फ्री में किसी का नाम क्यों यूज़ करूँगी मैं? तो वो होगा नॉमिनल पार्टनर, ठीक है? पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो इसका मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि यार हम 2 लोग पार्टनर हैं, पर मेरा भाई है तीसरा, वो भी सारा दिन हमारे साथ ही रहता है, वेला है, कोई काम तो है नहीं, मैं बोलती हूँ, "आ जा मेरे साथ देख ले, काम सीख ले।" तो दुनिया को ना लगने लग गया कि ये ना सारा दिन इनके साथ रहता है, शायद ये भी पार्टनर होगा। अगर मेरे भाई ने बोला नहीं कि मैं पार्टनर हूँ, पर दुनिया अपने आप अज्यूम कर रही है कि ये भी पार्टनर होगा, सारा दिन तो साथ ही रहता है, तो ये भी होगा पार्टनर, ये भी करता होगा काम, ये भी शेयर लेता होगा। अगर दुनिया अपने आप अज्यूम करने लग गई मेरे भाई की हरकतों को देख के, तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनर बाय एस्टोपल। अगर दुनिया अपने आप अज्यूम नहीं कर रही, दुनिया ने मेरे भाई को आके पूछा, तू सारा दिन इनके साथ रहता है, क्या तू भी बिज़नेस में पार्टनर है? मेरे भाई ने सोचा अगर मैं ना बोलूँगा ना, इनको लगेगा मैं निकम्मा हूँ। तो मेरे भाई ने हाँ बोल दिया, अरे हाँ, मैं भी बिज़नेस में पार्टनर हूँ। उसको क्या बोलूँगी? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऑल्दो वो मेरे बिज़नेस में पार्टनर नहीं था। मेरा भाई मेरे बिज़नेस में पार्टनर नहीं था, पर क्योंकि दुनिया को लग रहा है, तो वो क्या बन गया? मेरा पार्टनर बाय एस्टोपल। क्योंकि दुनिया ने आके पूछा और मेरे भाई ने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैं भी पार्टनर हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा भाई क्या बन जाएगा? बिज़नेस में पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाएगा। इन सब का क्या मतलब है और अच्छे से भी समझते हैं, ठीक है? तो देखो, जैसे मैंने बोला, जो एक्टिव पार्टनर है, जो बिज़नेस में एक्टिव पार्टनर है, जो दिन-रात बिज़नेस में अपना खून-पसीना एक करता है, काम करता है, वो बंदा बिज़नेस में पैसा भी लगाएगा, बिज़नेस में काम भी करेगा, दिन-रात काम भी करेगा, बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर भी लेगा, और उसका बिज़नेस में लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगा। तो जो बिज़नेस में काम कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली, ये तो नॉर्मल आपकी पार्टनरशिप के फीचर्स ही हैं। लायबिलिटी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लॉस का शेयर लेगा, काम भी करेगा, पैसा भी लगाएगा, सिंपल बात होगी। पर जो स्लीपिंग पार्टनर है, वो भी सब कुछ करेगा, बस वो काम नहीं करेगा। स्लीपिंग पार्टनर पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट लॉस का शेयर भी लेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, बट क्योंकि वो सोता रहता है, वो बेचारा काम करने आता ही नहीं है। सीक्रेट पार्टनर काम भी करता है, पैसा भी लगाता है, काम भी करता है, प्रॉफिट लॉस का शेयर भी लेता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, पर दुनिया को नहीं बताना कि ये मेरा पार्टनर है, टॉप सीक्रेट है। दुनिया को बताया तो शायद हमारा नाम खराब हो जाए, दुनिया को नहीं बताना कि ये मेरा पार्टनर है। तो होगा सीक्रेट पार्टनर, ठीक है? नॉमिनल पार्टनर क्या था? वो जस्ट मुझे अपना नाम यूज़ करने दे रहा है, ना तो बिज़नेस में काम करता है, ना ही बिज़नेस में कोई पैसा लगाया है, ठीक है? कई बार वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सेदार भी नहीं होता। मैंने बोला तेरा नाम बहुत है सोसाइटी में, तो तू अपना बस नाम मुझे यूज़ करने दे, और नाम यूज़ करने के बदले में मैं तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करता रहूँगा। ठीक है? ये चीज़ यूजुअली हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक पुलिस वाला है किसी लोकेलिटी का, बहुत जाना-माना पुलिस वाला है, तो मैंने बोला देखो, तुम मेरे बिज़नेस में मत आओ, काम मत करो, पैसा मत लगाओ। मैं ना दुनिया को ये बोलूँगा, ये पुलिस वाला मेरे बिज़नेस में पार्टनर है। दुनिया को लगेगा पुलिस पुलिस वाला मेरे बिज़नेस में पार्टनर है, दुनिया डरेगी मेरे से। तो मैं उस पुलिस वाले को बदले में क्या करूँगी, उसका नाम यूज़ करने के बदले में हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करती रहूँगी, फ्री में कोई नाम तो यूज़ करने नहीं देगा। लेकिन लेकिन अगर कल को मैंने कुछ गलती कर दी, अगर कल को मेरा बिज़नेस डूब गया, कल को कुछ भी हुआ, तो दुनिया को तो ये लग रहा है ना कि वो पुलिस वाला मेरे बिज़नेस में पार्टनर है, क्योंकि उस पुलिस वाले ने मुझे नाम यूज़ करने दिया था। तो कल को उस जो पुलिस वाला है, उसकी भी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। उसकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। तो तुम बिज़नेस में काम भी नहीं कर रहे हो, पैसा भी नहीं लगा रहे हो, प्रॉफिट लॉस का शेयर भी नहीं ले रहे हो। मैं अपने आप कुछ पेमेंट कर देती हूँ हर महीने, वो बात अलग है। पर अगर मैंने कल को फ्रॉड किया, तो दुनिया आके तुम्हें भी पकड़ेगी, तुम्हारी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। क्यों क्यों नाम यूज़ करने दिया? अब नाम यूज़ करने दिया है तो भुगतो, भुगतो फिर, अनलिमिटेड लायबिलिटी है।
पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर बाय एस्टॉपल के केस में क्या होता है, दुनिया खुद ही अज्यूम कर लेती है। देखो क्या है, वन हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट, किसी के काम की वजह से या वर्ड्स की वजह से दूसरों पे एक इंप्रेशन जा रहा है, सामने वाले पे इंप्रेशन जा रहा है कि हाँ शायद ये बिजनेस में पार्टनर है, मैंने नहीं कुछ बोला, वो इंप्रेशन जा रहा है, वो अज्यूम कर रहे हैं कि शायद मैं बिजनेस में पार्टनर हूं, तो पार्टनर बाय एस्टॉपल बन जाऊंगी मैं, मेरा भाई, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मैंने होल्ड आउट किया, यानी मैंने खुद से बोला है, अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज द पार्टनर। वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं था मेरा भाई, पर उसको लगा अगर मैंने मना कर दिया इनको लगेगा मैं निकम्मा हूं, तो उसने बोल दिया अरे हाँ हाँ मैं भी पार्टनर हूँ, अपना ठीक है औहदा दिखाना है, तो उसने अलाउ किया कि मेरा नाम यूज करो, अलाउ किया कि टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, तो वो क्या हो गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया। ऑल्दो एक्चुअली ऑन द पेपर एग्रीमेंट पे मेरा वो पार्टनर नहीं था। एस्टॉपल के केस में भी, होल्डिंग आउट के केस में भी, नॉमिनल पार्टनर के केस में भी, इन तीनों केस में ऑन पेपर वो मेरे पार्टनर नहीं थे। इस केस में मैंने झूठ बोला ताकि मैं उसका नाम यूज कर सकूं, इस केस में दुनिया को अपने आप ही लग रहा है, अज्यूम कर रही है दुनिया, इंप्रेशन है कि है पार्टनर। इस केस में उस बंदे ने झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ झूठी मुठी में कि हाँ मैं हूँ पार्टनर, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में बेटा, इन तीनों केसेस में क्योंकि वो मेरा एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, तो ना तो पैसा लगाता है, ना ही वो मेरे बिजनेस में काम करते हैं इन तीनों ही केस में, ना ही मेरे बिजनेस के P&L में शेयर लेते हैं, पर इन तीनों केसेस में उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। इन तीनों केसेस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ऊपर वाले केसेस में तुम देखो, ऊपर वाले तीनों केस में लाइबिलिटी भी है, शेयर भी है, पैसा भी है, बस स्लीपिंग पार्टनर काम नहीं करता, बाकी दोनों काम भी करते हैं। तो ऊपर वाले तीनों केस में ऑलमोस्ट सब कुछ है, बस स्लीपिंग पार्टनर काम नहीं करता, बाकी सब कुछ है। नीचे वाले तीनों केसेस में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। आई होप यहाँ पे तुम्हें पूरा टाइप्स ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यूजुअली नीचे वाले तीनों में से क्वेश्चन आता ही आता है, यूटी में भी आता है, मिड टर्म में भी आता है, फाइनल में भी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्वेश्चन पूछते हैं, नीचे वाले तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, ठीक है। अगली चीज मेरे पास आती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कौन सी टाइप्स हो सकती है। सो पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स, दैट इज ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी। ड्यूरेशन और लाइबिलिटी के बेसिस पे हम दो अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, चार अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेसिकली बनाते हैं। ड्यूरेशन के बेसिस पे होता है एक ऐसा पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, या एक ऐसा पार्टनरशिप जो तब तक के लिए होता है जब तक पार्टनर्स उसको चलाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप्स जो होती हैं वो पार्टनरशिप एट विल होती है। विल का मतलब होता है मेरी मर्जी, अगर 10 पार्टनर है, उन 10 पार्टनर की मर्जी है, जब तक वो 10 के 10 लोग अपनी रजामंदी से पार्टनरशिप चला रहे हैं तब तक वो पार्टनरशिप चलती रहेगी। जिस दिन उन 10 लोगों में से किसी एक ने भी बोल दिया कि मैं क्विट कर रहा हूं, किसी एक ने भी छोड़ दिया, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस दिन वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही करते हैं, अगले 1 साल के लिए ही हमारी पार्टनरशिप है, उसके बाद ऑटोमेटिकली 1 साल खत्म होते ही पार्टनरशिप भी खत्म। या एक प्रोजेक्ट के लिए हमारी पार्टनरशिप है, जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल में जब तक कोई एक पार्टनर खत्म नहीं करेगा तब तक वो चलती रहेगी पार्टनरशिप। और इसमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे वो टाइम पीरियड खत्म होता है पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे देखो मेरे पास क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप इज सिंपल पार्टनरशिप जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जिसमें सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो होती है हमारे जनरल पार्टनरशिप। इट इज सिंपली पार्टनरशिप जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं फिर से कह रही हूँ कि पिछली वीडियो में से पहले समझ लो, उसके बाद ये सुनना, क्योंकि यहाँ पे फिर से लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जनरल पार्टनरशिप में सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम LLP भी बोलते हैं, इसमें सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन जो LLP होती है इसको कंपलसरी होता है रजिस्टर कराना, और इसको कंपलसरी होता है अपने नाम के पीछे LLP लिखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी अनलिमिटेड वाली पार्टनरशिप है तो मैं अपनी पार्टनरशिप को ना भी रजिस्टर कराऊं देन इट इज ओके, और मैं अपने बिजनेस का नाम सिंपल विद्यम रख सकती हूँ, दैट्स इट, मुझे कोई कंपल्शन नहीं है। पर अगर मैं अपने बिजनेस को LLP बनाना चाहती हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाना चाहती हूँ, तो नंबर 1 मुझे मेरे विद्यम को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा, एंड नंबर 2 मुझे उसका नाम रखना पड़ेगा विद्यम LLP। मुझे अपने नाम पे, बोर्ड पे, हर जगह पे, वेबसाइट पे, हर जगह पे लिखना पड़ेगा विद्यम LLP। मुझे हर जगह पे विद्यम LLP लिखना पड़ेगा, ताकि दुनिया को दूर से ही देख के पता चल जाए भैया यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, अगर हमारा पैसा डूबा ये अपने घर से लाके अपने पर्सनल एसेट का यूज करके हमारे पैसे रिटर्न नहीं करेंगे। लिमिटेड पार्टनरशिप में देखो क्या है, द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पार्टनर इज अनलिमिटेड,
वाइल बाकी सबकी लिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, किसी एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड रखी जाती है, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। लिमिटेड पार्टनरशिप ये होती है, ठीक है जी। द टाइप ऑफ पार्टनरशिप वाज इनिशियली नॉट आइडेंटिफाइड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। इनिशियली ये जो है पार्टनरशिप एक्ट ने आइडेंटिफाई इसको नहीं कर रखा था। पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ इन दोनों को ही बताता था, ठीक है। इट गेन्ड रिकॉग्निशन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी इन 1991। इनिशियली नहीं थी ये, धीरे धीरे थोड़े टाइम से जो है आजकल ये भी फेमस होने लग गई है, जिसमें किसी एक पार्टनर की लिमिटेड रखी जाती है, जिसको हम लिमिटेड पार्टनरशिप बोलते हैं। सॉरी, जिसमें किसी एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखी जाती है कि अगर बिजनेस डूबेगा तो इसके पर्सनल एसेट को तुम यूज कर सकते हो, और बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम 50। तो 50 में से किसी एक पार्टनर की अनलिमिटेड रहेगी ताकि हम उसके पर्सनल एसेट को यूज करके बिजनेस का डेट कल को रिटर्न कर सके, बट बाकी सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। सो ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप विच इज सिंपली जो हमने पढ़ी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली। एलएलपी, एलएलपी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, नाम के पीछे लिखना कंपलसरी, सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी। एंड लिमिटेड पार्टनरशिप जिसमें किसी एक की अनलिमिटेड होगी, बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होगी, किसी एक को बेचारे को जो है बलि का बकरा बनाया जाएगा, ठीक है जी। लास्ट इसमें पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप डीड। तो मैंने तुम्हें बोला अगर पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना है तो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर करा लो, बट वो ऑप्शनल है। अगर तुम रजिस्टर नहीं भी कराओगे इवन देन इट इज ओके। अगर नहीं कराओगे रजिस्टर तो क्या होगा, अगर रजिस्टर नहीं कराओगे बेटा तो ये होगा कि कल को तुम कोर्ट में कोई केस नहीं लड़ सकते। क्यों, क्योंकि रजिस्टर तो तुमने कराई नहीं, कोर्ट को पता ही नहीं तुम्हारी कोई ऐसे पार्टनरशिप भी है, तुमने ओरली सोच रखा था। सोचो अगर दो लोग हैं, ठीक है, अब ये दो लोग आज तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज तो बहुत अच्छे मित्र हैं, कल को क्या हो जाए, कल को इन दोनों की लड़ाई हो जाए, ठीक है, कोर्ट बोलेगी पेपर दिखाओ कहाँ है पार्टनरशिप। अगर ऑन पेपर पार्टनरशिप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अगर ऑन पेपर तुमने लिखवाया था, रिटन एग्रीमेंट किया था, उसको रजिस्टर कराया था पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, तो उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा, जिसमें तुम क्या लिखोगे, फर्म का नाम लिखोगे, क्या बिजनेस है लिखोगे, कितने टाइम के लिए है, किसने कितना पैसा डाला है, कितना P&L तुम शेयर करोगे, ठीक है, किसकी क्या ड्यूटी होने वाली है, क्या सैलरी होने वाली है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी होने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स, सब कुछ ऑलमोस्ट A to Z, उसमें तुम सब कुछ A to Z लिखते हो। तो अगर तुमने लिखित में सब कुछ कर रखा है तो कोर्ट बोलेगी देखो सबूत है, इसने फ्रॉड किया है, इसको बेचारे को फंसाया गया है, तो कोर्ट बोलेगी कि हाँ ठीक है हम केस लड़ेंगे। लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ लिखित में नहीं किया, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो कोर्ट बोलेगी तो कौन मैं कौन, मुझे पता ही नहीं, तुमने कभी लिखित में किया ही नहीं, मुझे क्या पता कौन सच्चा कौन झूठा है, जाओ यहाँ से, मैं कोई केस ऐसा नहीं सुनूंगी। तो बेटा अगर तुम रिटर्न में, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर रिटर्न में रजिस्टर कराते हो पार्टनरशिप को तो उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, उस रिटर्न एग्रीमेंट को, पर वो ऑप्शनल है। अगर पार्टनरशिप डीड बनवाते हो, कल को तुम किसी के खिलाफ केस कर सकते हो, कोई तुम्हारी फर्म के खिलाफ भी केस कर सकता है, दोनों पार्टनर आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी पार्टनरशिप डीड जो है नहीं बनी हुई है, अगर ओरल एग्रीमेंट है, लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ना ये आपस में केस कर सकते, ना ये फर्म किसी तीसरे बंदे के अगेंस्ट केस कर सकती, ना फर्म इनके अगेंस्ट केस कर सकती, कुछ भी केस कल को नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलो अगली चीज है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वही बात है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज टोटली ऑप्शनल, ठीक है। अगर तुम रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम रजिस्टर नहीं कराते हो, एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो है कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, ठीक है, और अदर पार्टनर्स, ठीक है। जो भी पार्टनर होगा अनरजिस्टर्ड फर्म का, तो वो फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, जो फर्म है वो किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, फर्म अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, कोई किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। इन शॉर्ट तुम्हारी सुनी ही नहीं जाएगी अगर तुमने रिटर्न में पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है। सो यहाँ तक हमारा पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक खत्म होता है। मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50, सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। सारे पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस सारे शेयर करेंगे एक्सेप्ट फॉर द माइनर, ठीक है। सारे म्यूचुअल एजेंट होंगे, एक दूसरे की एजेंट भी होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे, म्यूचुअल एजेंसी होगी, ठीक है। एंड सारे मिलकर भी काम कर सकते हैं, all of them or any one of them can work acting for all on the behalf of everyone else। ये सारी चीजें हमने पार्टनरशिप में पढ़ी हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर,
हमारा सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, एस्टॉपल वाला एंड होल्डिंग आउट वाला। टोटल ये सारे पार्टनर्स हमने पढ़े, जिसका पूरा जो मैंने टेबल कराया है वो सारे का सारा टेबल अच्छे से पूरे का पूरा आना चाहिए। पहले तीनों में सब कुछ है एक्सेप्ट फॉर स्लीपिंग पार्टनर काम नहीं करता। नीचे वाले तीनों में सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और कुछ नहीं है। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमने पढ़ी, ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी एंड लास्टली हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा है कि रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है, अगर करवा लेते हो तो पार्टनरशिप डीड उस एग्रीमेंट को बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा पार्टनरशिप का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से खत्म होता है। इसके बाहर इस टॉपिक से तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनर के ऊपर, इसमें से सवाल पूछा जाता है, या एलएलपी के ऊपर सवाल पूछा जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना हम मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।